आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी कब से सस्ता हो जाएगी और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छपरा में समृद्धि यात्रा के दौरान घोषणा की कि अगले 5 वर्षों में बिहार से गरीबी समाप्त हो जाएगी और 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार मिलेगा। उन्होंने सारण के लिए 538 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। सीएम ने जीविका सिलाई केंद्र और आईटीआई भवन का भी उद्घाटन किया। साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था और कृषि विकास में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला। बिहार सरकार जीविका दीदियों के लिए एआई आधारित प्रणाली लागू कर रही है। यह पहल महिलाओं के लिए हिसाब किताब आसान बनाएगी, वर्चुअल अकाउंटेंट के जरिए वित्तीय प्रबंधन सुधारेगी। एआई स्वास्थ्य निगरानी, कौशल विकास और रोजगार मार्गदर्शन में भी मदद करेगा। हैदराबाद के NIRDPR के सहयोग से यह परियोजना 1.40 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करेगी, जिससे ग्रामीण विकास में पारदर्शिता और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम पटना समेत राज्य के शहरों से दिल्ली और हरियाणा के लिए PPP मोड पर बसें चलाएगा। वाहन मालिकों से 10 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। निगम को 7% राजस्व हिस्सेदारी मिलेगी और परिचालन अवधि 5 साल होगी। बसों में मोबाइल चार्जर, GPS, आपातकालीन द्वार जैसी सुविधाएं अनिवार्य होंगी, जिसमें आधुनिक मॉडल को प्राथमिकता दी जाएगी। बिहार सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा लाभुकों के लिए पंचायत व प्रखंड स्तर पर शिविर लगाएगी। इन शिविरों में जीवन प्रमाण पत्र का प्रमाणीकरण भी किया जाएगा, जिससे पेंशन बंद नहीं होगी। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बताया कि 70 लाख लाभुकों का प्रमाणीकरण हो चुका है। इसके अतिरिक्त दिव्यांग बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय और लड़कियों के लिए कौशल प्रशिक्षण की भी योजना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी में समृद्धि यात्रा के दौरान जीविका स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 252 करोड़ रुपए का बैंक लिंकेज प्रदान किया। इससे 4813 समूहों की 19,124 दीदियों को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और वे आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी। मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक मजबूत माध्यम है। अररिया सहित बिहार के 12 जिलों में 1 लाख से अधिक बच्चों के आधार सत्यापित होने के बावजूद अपार आईडी जनरेट नहीं हुए हैं। राज्य परियोजना निदेशक नवीन कुमार ने डीईओ से स्पष्टीकरण मांगा है। 25 जनवरी तक 100% अपार आईडी बनाने का आदेश दिया गया है, अन्यथा विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अररिया में 1.13 लाख बच्चों का अपार आईडी लंबित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अप्रैल 2026 से बिहार में जमीन मापी के लिए नई समय सीमा की घोषणा की है। अविवादित जमीन की मापी 7 कार्य दिवस और विवादित की 11 कार्य दिवस में पूरी होगी। यह फैसला 7 निश्चय 3 के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य भूमि विवादों को कम करना और प्रक्रिया को सरल बनाना है। 31 जनवरी 2026 तक लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान चलेगा। बिहार PHED ग्रामीण क्षेत्रों में 1.20 लाख से अधिक जलापूर्ति योजनाओं के पानी की गुणवत्ता जांचेगा। इसका उद्देश्य रासायनिक और बैक्टीरियल प्रदूषण की पहचान कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन जैसे प्रदूषकों की जांच की जाएगी। नल जल योजनाओं के रखरखाव के लिए निविदाओं का नवीनीकरण या नई निविदाएं जारी होंगी, ताकि हर घर शुद्ध पानी सुनिश्चित हो सके। पटना जंक्शन पर यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए प्रीमियम पार्किंग का निर्माण शुरू हो गया है। 27 जनवरी से यह नई व्यवस्था लागू होगी, जिसमें एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इसमें बूम बैरियर, नियंत्रित प्रवेश निकास और पिक एंड ड्रॉप की सुविधा शामिल है। पार्किंग शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है, जिसका उद्देश्य सुव्यवस्थित यातायात और अवैध पार्किंग पर रोक लगाना है। पटना में सरस्वती पूजा के लिए जिलाधिकारी और SSP ने संयुक्त आदेश जारी किए हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु 44 प्रमुख स्थलों पर 66 से अधिक अधिकारी तैनात किए गए हैं। डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध है, जबकि लाउडस्पीकर सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही बजेंगे। मूर्तियों का विसर्जन कृत्रिम तालाबों में होगा, नदियों में नहीं। अफवाहों पर नजर रखने और नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार दारोगा प्रारंभिक परीक्षा के दूसरे चरण में 1799 पदों के लिए परीक्षा हुई। अभ्यर्थियों ने इसे पहले चरण से आसान बताया। विशेषज्ञ डॉ. गुरु M. रहमान के अनुसार कथन निष्कर्ष के कम सवाल थे, जबकि 18 से 20 प्रश्न करंट अफेयर्स से थे। उन्होंने सामान्य पुरुष वर्ग के लिए 62 से 65 और महिला वर्ग के लिए 52 से 54 कट ऑफ का अनुमान लगाया। सफल अभ्यर्थियों के लिए सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस सेट को महत्वपूर्ण बताया। बेतिया में घर घर पाइपलाइन गैस आपूर्ति का सपना जल्द पूरा होगा। गैस कंट्रोल स्टेशन के लिए मंशा टोला बेलदारी
चेक पोस्ट और बानुछापर में जमीन चिन्हित कर ली गई है। अधिग्रहण प्रक्रिया तेज है। भारत पेट्रोलियम को जिम्मेदारी मिली है। अगले वित्तीय वर्ष तक यह सुविधा मिलने की उम्मीद है, जो सिलेंडर गैस से सस्ती होगी और उपभोक्ताओं को निरंतर आपूर्ति मिलेगी। बिहार में 1 अप्रैल से किसानों से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी। केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 2585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जो पिछले साल से 160 रुपये अधिक है। खरीद पैक्सों, व्यापार मंडलों और भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से होगी। किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। भुगतान 48 घंटे के भीतर बैंक खाते में किया जाएगा। बिहार में 340 दीदी की रसोई संचालित हैं, जिनसे 6000 से अधिक महिलाओं को रोजगार मिला है। 27 जनवरी को राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी में एक नई रसोई का शुभारंभ होगा, जहां 1600 रंगरूटों को भोजन मिलेगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि यह पहल ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बना रही है। भविष्य में सभी जिला अस्पतालों और कलेक्ट्रेट में भी दीदी की रसोई शुरू होंगी, जिनकी निगरानी अन्नपूर्णा जीविका उत्पादक कंपनी करेगी। मधुबनी के बुजुर्गों के लिए बड़ी पहल, 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों का बनेगा आयुष्मान वय वंदना कार्ड। 16 से 31 जनवरी तक पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाकर निःशुल्क कार्ड बनाए जाएंगे। बक्सर में बसंत पंचमी का पर्व पूरे उल्लास से मनाया जाएगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार सुबह 7:20 बजे से दोपहर 1:45 बजे तक मां सरस्वती की पूजा, विद्यारंभ और अन्य शुभ कार्यों के लिए विशेष मुहूर्त है। बाजारों में पीले वस्त्रों, पूजा सामग्री और पतंगों की भारी मांग है। शिक्षण संस्थानों में भी विशेष तैयारियां हैं। यह पर्व नई शुरुआत और ज्ञान का प्रतीक है। बिहार में पछुआ हवाओं के कारण मौसम सामान्य और शुष्क बना रहेगा। अगले 4 दिनों तक तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन सुबह शाम हल्की ठंड महसूस होगी। 26 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ठंड में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। पटना के चित्रगुप्त नगर में एक गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत के मामले में SIT ने नींद की दवा के स्रोत का पता लगा लिया है। दवा जहानाबाद के एक मेडिकल स्टोर से खरीदी गई थी, जिसका ऑनलाइन भुगतान हुआ था। पुलिस को छात्रा के मोबाइल में सुसाइड और नींद की दवा सर्च करने की हिस्ट्री मिली है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में व्यावसायिक भवनों के लिए सेटबैक नियमों में बदलाव का निर्देश दिया है। अब छोटे भूखंडों पर भी 60 से 70% भूमि का उपयोग करके बड़े व्यावसायिक भवन बनाए जा सकेंगे, जबकि पहले यह सीमा 40% थी। यह नई नीति शहरी विकास, निवेश और रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देगी, जिससे फैक्ट्री, कार्यालय और शॉपिंग मॉल जैसे व्यावसायिक परिसरों का निर्माण तेजी से होगा। राजद महिला प्रकोष्ठ ने पटना में आक्रोश मार्च निकाला। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा में सरकार को विफल बताते हुए अत्याचारों में वृद्धि और अपराधियों को प्रशासन का संरक्षण देने का आरोप लगाया। अनीता भारती के नेतृत्व में महिलाओं ने पटना को छात्राओं के लिए असुरक्षित बताया, खासकर शंभू छात्रावास प्रकरण के बाद। उन्होंने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ नारे को खोखला करार दिया। पूर्णिया से पहली बार GI टैग मिथिला मखाना की 2 टन खेप समुद्री मार्ग से दुबई निर्यात की गई। यह ऐतिहासिक कदम वाणिज्य मंत्रालय और एपीडा के सहयोग से हुआ। यह निर्यात बिहार की अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने की क्षमता दर्शाता है। कृषि मंत्री ने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी, राज्य की वैश्विक पहचान मजबूत होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला बख्तियारपुर में उनके पुराने परिचित सारो प्रसाद ने रोक दिया। सारो प्रसाद ने भावुक होकर आवास के लिए जमीन की मांग की, यह कहते हुए कि वह मुख्यमंत्री की पुरानी टीम के अकेले बचे सदस्य हैं। नीतीश कुमार ने तुरंत जिलाधिकारी को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। स्थानीय प्रशासन अब सारो प्रसाद के लंबित आवेदन पर प्राथमिकता से काम कर रहा है, जिससे उनकी समस्या का समाधान हो सके। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की सीनेट बैठक में नए सत्र की तैयारियों पर महत्वपूर्ण निर्णय हुए। अतिथि शिक्षकों की बहाली, कई कॉलेजों में PG पाठ्यक्रम शुरू करने और PhD कार्यक्रमों को मंजूरी मिली। नए परिसर का नाम नीतीश नगर रखने पर सहमति बनी। कर्मचारियों के लंबित भुगतान और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन राशि के भुगतान का भी निर्देश दिया गया। बैठक में 673 करोड़ रुपए के घाटे का बजट भी पारित हुआ। तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी पर गांधीवाद और उनकी जीवन शैली को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल के मनरेगा संबंधी बयान के बाद प्रतिक्रिया दी। तेज प्रताप ने कहा कि सिर्फ गांधी नाम जोड़ने से कोई गांधीवादी नहीं बन जाता और राहुल की बुलेट जीन्स वाली जीवन शैली महात्मा गांधी के आदर्शों के विपरीत है। उन्होंने राहुल के व्यवहार को पाखंड बताया, जो सादगी और त्याग के प्रतीक गांधी जी के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता। पटना हाईकोर्ट ने शादी के झूठे वादे पर दुष्कर्म के आरोप से जुड़ी आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी है। न्यायाधीश सोनी श्रीवास्तव की एकल पीठ ने IPC की धारा 376 के तहत दर्ज मामले को निराधार बताया। कोर्ट ने कहा कि यदि संबंध सहमति से बने थे और विवाह परिस्थितिवश नहीं हो सका तो इसे दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए अदालत ने सत्र न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पटना में कैथी लिपि विशेषज्ञों के लिए 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शुरू किया है। इसका उद्देश्य भूमि सर्वेक्षण और राजस्व कार्यों में कैथी लिपि से संबंधित समस्याओं का समाधान करना है। 31 विशेषज्ञों का चयन किया गया है और अनुवाद के लिए प्रतिपृष्ठ 220 रुपये की दर तय की गई है। यह पहल आम जनता को राहत देगी और भूमि संबंधी कार्यों को सरल व पारदर्शी बनाएगी। पटना हाईकोर्ट ने अपील दाखिल करने में 40 दिनों की देरी और प्रशासनिक शिथिलता पर बिहार सरकार पर 5,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने कहा कि समय पर कानूनी कार्रवाई न करना न्यायिक प्रक्रिया और सरकारी मशीनरी की संवेदनशीलता को प्रभावित करता है। जिलाधिकारी पटना को जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। भविष्य में जिला अदालतों के निर्णयों में अपलोड तिथि अंकित करने का भी आदेश दिया गया। पटना के गांधी सेतु पर एक स्कूली छात्रा ने गहरे मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या का प्रयास किया। राहगीरों की सतर्कता और डायल 112 पुलिस की त्वरित कार्रवाई से उसकी जान बच गई। छात्रा ने भावुक होकर बताया कि उसे माता पिता की कमी महसूस होती है। पुलिस अब उसके परिजनों का पता लगाकर काउंसलिंग करा रही है। यह घटना किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक संवाद के महत्व को रेखांकित करती है। शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत बिहार के सरकारी स्कूलों में प्रेरणा उत्सव आयोजित होगा। 8वीं से 11वीं कक्षा के मेधावी छात्रों का चयन कर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर स्थित उनके स्कूल वर्नाकुलर स्कूल परिसर का भ्रमण करने का अवसर मिलेगा। चयन निबंध, चित्रकला आदि प्रतियोगिताओं के माध्यम से होगा, जिसका उद्देश्य भारतीय मूल्यों और नेतृत्व कौशल का विकास करना है। पटना विश्वविद्यालय के हथुआ छात्रावास से पुलिस ने 40 सुतली बम और बम बनाने का सामान बरामद कर 7 छात्रों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां सीवी रमन हॉस्टल पर बमबाजी के बाद हुई सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई। छात्रों ने सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान वर्चस्व कायम करने के लिए इन बमों का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटना के महावीर आरोग्य संस्थान में गंभीर मरीजों के लिए 10 बेड का अत्याधुनिक आईसीयू और किडनी रोगियों हेतु 9 बेड की डायलिसिस सुविधा शुरू की गई है। महावीर स्थान न्यास समिति के सचिव सायण कुणाल ने इसका उद्घाटन किया। यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को कम खर्च में बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। संस्थान में विभिन्न जांच और उपचार सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अवैध खनन और परिवहन पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। चेतावनी दी कि विभाग के संलिप्त कर्मचारी भी नहीं बख्शे जाएंगे। सिन्हा ने न्यायालयों को पूर्ण सहयोग देने और समय पर साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि अवैध खनन के पीछे एक संगठित गिरोह सक्रिय है, जिस पर सरकार जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगी। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में मेडिकल छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला गरमाया हुआ है। एसआईटी जांच निष्कर्ष के करीब है और छात्रा की गूगल सर्च हिस्ट्री आत्महत्या नींद की दवा को अहम कड़ी मान रही है। इस घटना को लेकर जन आक्रोश है। विभिन्न संगठनों ने मार्च निकालकर सीबीआई जांच, दोषियों की गिरफ्तारी और हॉस्टलों में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पुलिस जहानाबाद कनेक्शन और संदिग्धों से भी पूछताछ कर रही है। बिहार के छात्रों को अब पारंपरिक लकड़ी की जगह फाइबर रिइंफोर्स प्लास्टिक एफआरपी नावों के निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान निनी में इस वर्ष के अंत तक इसका निर्माण शुरू होने की संभावना है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने निरीक्षण कर बताया कि ये नावें सस्ती होंगी और इन्हें 10 साल तक मरम्मत की आवश्यकता नहीं होगी। जलमार्ग परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं भी चल रही हैं। इस वर्ष 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झांकी शामिल नहीं होगी। रक्षा मंत्रालय की नई रोटेशन नीति के कारण राज्य को इस बार मौका नहीं मिला है। यह नीति सुनिश्चित करती है कि हर राज्य को 3 साल में कम से कम एक बार झांकी प्रस्तुत करने का अवसर मिले। पिछले साल 2025 बिहार की झांकी ने नालंदा की विरासत को दर्शाया था, जो काफी सराही गई थी। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की गोढ़वा ग्राम पंचायत में 26 जनवरी को एक किशोरी को एक दिन का मुखिया बनाया जाएगा। यह पहल लड़कियों के सशक्तिकरण और ग्रामीण नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए है। चयनित किशोरी तिरंगा फहराएगी, ग्राम सभा की अध्यक्षता करेगी और विकास योजनाओं पर मुहर लगाएगी। इसका उद्देश्य किशोरियों में आत्मविश्वास जगाना और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की समझ विकसित करना है। गोरखपुर गोंडा रेलखंड पर 23 और 24 जनवरी को नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होगा। इससे कई ट्रेनें डाइवर्ट, नियंत्रित या पुनर्निर्धारित की गई हैं। दरभंगा नई दिल्ली, बरौनी नई दिल्ली जैसी ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। बभनान और स्वामी नारायण छपिया स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव रद्द रहेगा। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेनों की जानकारी लेने की सलाह दी गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे के 1996 के समझौते के नवीनीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस कड़ी में बिहार को शुष्क मौसम में लगभग 900 क्यूसेक अतिरिक्त पानी मिलने की संभावना है। यह पानी मुख्य रूप से पेयजल और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने में उपयोग होगा।
यह प्रस्ताव दक्षिण बिहार के भीषण जल संकट को कम करने में भी सहायक होगा। 45 वर्षीय विधायक नितिन नबीन को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। रांची में जन्मे नितिन नबीन का पैतृक गांव नवादा जिले का अमावा है। हालांकि उनकी शिक्षा पटना में हुई। पिता से विरासत में राजनीति मिलने के बाद वे बांकीपुर से 5 बार विधायक चुने गए और बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। उनके गांव के लोग इस नियुक्ति से बेहद खुश हैं। राज्य की जेलों में बंद कैदियों द्वारा निर्मित उत्पाद अब पटना के खादी मॉल और बिहार संग्रहालय में मिलेंगे। गृह सचिव प्रणव कुमार और बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने इसका उद्घाटन किया। मुक्ति नामक इन उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राशि बंदियों, उनके परिवारों और पीड़ित परिवारों को सहायता प्रदान करेगी, जिससे उनके जीवन में सुधार आएगा। बिहार सरकार सड़क, रेल और हवाई मार्ग के अलावा जलमार्ग से माल ढुलाई को बढ़ावा दे रही है। गोवा, गुजरात की तर्ज पर नदियों को हाईवे बनाया जा रहा है। यह परियोजना व्यापार को सस्ता, सुगम और पर्यावरण के अनुकूल बनाएगी। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने निरीक्षण कर बताया कि बालू, सब्जियां, अनाज जैसे भारी सामानों की ढुलाई आसान होगी, जिससे किसानों और व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा। पटना भागलपुर में पहले से सुविधा है, अन्य शहरों में भी विस्तार होगा। पटना डेयरी प्रोजेक्ट द्वारा आयोजित दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता में जबरदस्त उत्साह दिखा। 3 मिनट की इस अनूठी स्पर्धा में पुरुष वर्ग में कुलकुल कुमार और महिला वर्ग में रोजी परवीन ने सर्वाधिक दही खाकर प्रथम पुरस्कार जीता। वरिष्ठ नागरिक वर्ग में हरेंद्र राय और मधुदेवी विजेता रहे। यह प्रतियोगिता ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने और सुधा की गुणवत्ता दर्शाने के लिए 15 वर्षों से आयोजित हो रही है। पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस जांच पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब एसआईटी को जिम्मेदारी मिली है, फिर भी विपक्ष और परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर सरकार और एसआईटी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने जांच को दिशाहीन बताते हुए आरोप लगाया कि पुलिस जानबूझकर मामले को भटका रही है और आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है, जिससे सरकार की जीरो क्राइम के दावे पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार का साख जमा अनुपात सीडी रेशियो चालू वित्तीय वर्ष की पहली 2 तिमाहियों में 58.17% रहा, जो 60% के अपेक्षित लक्ष्य से कम है। ऋण वितरण में कमी और बढ़ती गैर निष्पादित परिसंपत्तियां एनपीए विशेषकर कृषि क्षेत्र में चिंता का विषय है। वित्त विभाग के प्रमुख बिजेंद्र प्रसाद यादव राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में इस पर चर्चा करेंगे, जहां वार्षिक ऋण वितरण लक्ष्य और सीडी रेशियो मुख्य एजेंडा होंगे। अररिया के फारबिसगंज में टीचर्स ऑफ बिहार टीओबी का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों ने चॉकलेट बिस्किट बांटे, प्रतियोगिताओं में भाग लिया और शिक्षकों के प्रति प्रेम दर्शाते हुए मानव श्रृंखला बनाई। शिक्षकों ने गुरु शिष्य संबंध पर जोर दिया। टीओबी के संस्थापक शिव कुमार ने हम की भावना और शिक्षकों के त्याग की सराहना करते हुए बिहार की शिक्षा में उनके योगदान को सराहा। डायल 112 के चालकों की सेवा अवधि 1 साल बढ़ा दी गई है। साथ ही उनका मानदेय भी 25,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि उन्हें 4,000 रुपये वार्षिक वर्दी भत्ता भी मिलेगा। इस विस्तार पर लगभग 161 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह कदम पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने और प्रतिक्रिया समय कम करने के लिए उठाया गया है। पूर्वी चंपारण के चकिया प्रखंड के महुआवा में नई चीनी मिल के लिए 100 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद जिला प्रशासन ने इस परियोजना को गति दी है। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया कि जल्द ही सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इससे चकिया, पीपरा और कल्याणपुर के गन्ना किसानों को लाभ मिलेगा और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वैशाली जिले ने किसान पंजीकरण महाअभियान में पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिलाधिकारी वर्षा सिंह के नेतृत्व में जिले ने अंतिम दिन 11,332 सहित कुल 1,42,681 किसानों का पंजीकरण किया। इस अभियान में ई-केवाईसी और पीएम किसान पंजीकरण भी शामिल थे, जिससे किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त किया गया। यह सफलता डोर टू डोर पहुंच, तकनीक के उपयोग और महिला भागीदारी का परिणाम है, जो अन्य जिलों के लिए एक मॉडल बन गया है। सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बडरम में बम बनाते समय हुए विस्फोट में 50 वर्षीय मोहम्मद मुर्तुजा मंसूरी की मौत हो गई। धमाका इतना जोरदार था कि उनका शरीर क्षत विक्षत हो गया और आवाज 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। पुलिस और एफएसएल टीम जांच कर रही है। एसपी के अनुसार मृतक पटाखे बनाने का काम करता था और धमाके की तीव्रता की जांच की जा रही है।